नमस्कार सभी को, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही अच्छा साबित होगी। जो ऑनलाइन बच्चे दूर बैठे हुए हैं, सब मांग रहे हैं सर आपकी क्लास डालो, एक हिस्ट्री की पढ़ाओ आप। तो मैं हिस्ट्री की क्लासें हैं, अब जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, तो इसमें से आपके लिए टाइम निकाल के ज़रूर मैं क्लास बनाऊँगा। क्लास महत्वपूर्ण रिवीजन के रूप में होंगी, लेकिन आपको बहुत शानदार एक एक तथ्य को छूते हुए हम अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप साथ में अच्छे से सुनते हुए चलें। सफलता यूं ही नहीं मिलती राही को, कि सफलता यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि आशियाना कैसे बनता है, तो एक तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको अपना जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कंटिन्यू लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और अपने लक्ष्य को एक ही निशाना साधना पड़ेगा। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना लक्ष्य एक ही रखना, तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। चलते अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। आज अपने जो बिंदु हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार से। कहाँ से करते हैं? गुर्जर प्रतिहार। वैसे आप सब बहुत सी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने को ज़रूरत होती है वापस रिवीजन करने की, वापस पढ़ने की, क्योंकि अपने दिमाग पे जो पर्दा आता है वो वापस हट जाता है रिवीजन करने से और पढ़ने से। तो हम उसी राह पे चल रहे हैं। तो चलते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो कहाँ से अपने को प्राप्त होती है, उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से अपने इतिहासकार हैं, इनके बारे में क्या बोलते हैं। देखो, सबसे पहले हैं, आप सब पढ़े हुए हैं, चिर परिचित हैं। कौन है? चंद्रबरदई। इनकी पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, बीच बीच में मतलब डिस्कस होता रहे, डिस्कस क्लास ही अपनी एक तरह से। ठीक है, तो चंद्रबरदई है ना, ये कौन सा सिद्धांत देता है इस पुस्तक में? अग्निकुंड का सिद्धांत देता है ना। कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड का सिद्धांत देता है। इस अग्निकुंड के सिद्धांत से पहले उत्पत्ति हुई किनकी? प्रतिहारों की। प्रतिहार, फिर आए परमार, फिर आया चालुक्य। चालुक्यों को और क्या बोलते हैं? सोलंकी है ना, सोलंकी। और फिर आए चौहान। तो ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। चंद्रबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो, इसमें कौन सा सिद्धांत दिया? अग्निकुंड का सिद्धांत। इसमें 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है। कितने क्षत्रियों की? बोलो। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। फिर विदेशियों से उत्पन्न कौन कौन बताते हैं? विदेशियों की संतान या विदेशियों की उत्पत्ति के संबंध में मत आते हैं। सबसे पहले आपको पता है, जो अधिकतर विदेशी दिमाग वाले हैं वही विदेशियों से उत्पत्ति बताएंगे। तो सबसे पहले आपके जो इतिहास के जनक माने जाते हैं, कौन? जेम्स टोड। ये बताते हैं कौन सी जाति से? शक और सीतियन जाति से। कौन सी जाति से? शक सीतियन जाति से उत्पत्ति बताते हैं। फिर अपने एक और आता है, कौन? जैक्सन। ये जैक्सन है, ये बताता खंजर जाति से। कौन से जाति से? खंजर जाति से उत्पत्ति बताते हैं। फिर आते हैं अपने, एक तो ये हो गया जेम्स टोड, दूसरा हो गया जैक्सन, तीसरा कैसे कनिंघम। याद रखना, क्या ध्यान रखना? कनिंघम किससे बताता है? कुषाणों से, है ना। कैसे कनिंघम, कैसे कुषाण जाति से उत्पत्ति बताते हैं। कौन सी जाति से? फिर आपके आते हैं चौथे में वी.एस. स्मिथ। कौन आते हैं? मैं ये लिख देता हूँ, हूणों की संतान। क्या लिख देता हूँ? हूणों की संतान का समर्थन करने वाले थे अपने, एक तो थे वी.एस. स्मिथ। वी.एस. स्मिथ और डी.आर. भंडारकर, है ना। वी.एस. स्मिथ और डी.आर. भंडारकर ये समर्थन करते किनका? हूणों का। हूण कहाँ से आए थे?
कमेंट में बताना आप सब, है ना। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो पता है, मैंने इनको बता दिया था। फिर बताते हैं अपने क्षत्रियों की संतान। किसकी संतान? क्षत्रियों की संतान। क्षत्रियों की संतान बताने वाले अपने एक तो महत्वपूर्ण कौन आते हैं? ओझा, GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा। फिर अपने एक और लक्ष्मण के वंशज बताते हैं इनको, ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति है जो इनका लक्ष्मण का वंशज बताती हैं। फिर एक और मत आता है इनसे संबंधित, ब्राह्मणों की संतान। किन की संतान? देखो, ब्राह्मणों की संतान इनको कौन बताता है? एक तो बताता है कौन सा? मंडोर प्रशस्ति। मंडोर प्रशस्ति है जो इनको ब्राह्मणों की संतान बताती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, किसके द्वारा उत्कीर्ण है ना। और इसके बाद में आती है अपने एक घटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख? इन दोनों के बारे में अभी हम आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। अब ये सब तथ्य हैं गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित इतिहासकारों के, भाई इनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है। अब चलते हैं हम गुर्जर प्रतिहारों में जो इनका आदि पुरुष, संस्थापक, मूल पुरुष जो माना जाता है वो माना जाता है कौन? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को उपनाम, ये इनकी उपाधि है। ध्यान रखना, उपाधि और उपनाम में थोड़ा सा अंतर है, आपको पहले बताया हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर इनके बारे में जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। उपाधि इनकी रोहिला दी। क्या है? और है इनकी विप्रजन्य। क्या बोलते हैं इनको? विप्रजन्य। उपनामों में इनको बोल दिया जाए तो आदि पुरुष, प्रतिहारों का मूल पुरुष या प्रतिहारों का संस्थापक, ये इनके उपनाम है, इनकी उपाधि है। अब क्या होता है, हरिश्चंद्र के दो रानियां थी। एक तो थी ब्राह्मण रानी। कौन सी रानी? एक थी क्षत्रिय रानी। क्षत्रिय रानी तो कौन थी? भद्रा। भद्रा के 4 पुत्र हुए। भद्रा के कितने पुत्र हुए? 4। सबसे पहले होता है इनके कौन? भोगभट्ट। कौन होता है? दूसरा होता है कौन? कच्छप या कद्दप। तीसरा होता है कौन? रज्जिल। और चौथा होता है द। कौन होता है? द। ये भोगभट्ट और द ये मिलके किस पर अधिकार कर लेता है? मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। ये चारों पुत्र है, क्षत्रिय हैं, जो किस पर अधिकार कर लेते हैं? मंडोर। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे इनसे। अब आपके एक साहित्यकार आता है मूणोत नैणसी। कौन आता है? मूणोत नैणसी। नैणसी लिख दूं शॉर्ट में। नैणसी है जो गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख करते हैं? 26 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण शाखा है तो एक तो आती है मंडोर, दूसरी आती है बड़ौच की शाखा, तीसरी आती है राजौरगढ़ और चौथी आती है जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है वो आती है जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार। कौन आते हैं? जालोर, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार। 4 जो महत्वपूर्ण शाखाएं आपको ध्यान में रखनी है। फिर इनसे संबंधित 1-2 और फैक्टर देख लो। एक तो ये जो गुर्जर प्रतिहारों का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? ऐहोल प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है?
चालुक्य शासक पुलकेशिन ने किया। एवल प्रशस्ति से है ना। कौन से राजा के टाइम की है? चालुक्य राजा पुलकेशिन। चालुक्य ना राजा पुलकेशिन सेकंड के टाइम की। किसके टाइम की है? चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड के टाइम की एल प्रशस्ति है। उनमें गुजर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। और इस एल प्रशस्ति का जो रचनाकार है कौन है? रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति, ध्यान रखना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और जो इनका जो महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलता है कि गुर्जर जाति का उल्लेख, गुर्जर जाति का उल्लेख है, जिसके 4 महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि गुर्जर जाति का उल्लेख है जो 4 महत्वपूर्ण शिलालेखों में मिलते हैं। वो मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ ना। ट्रिक बोलो भी। नीलकर राघव देव, राघव देव। तो इससे क्या हो जाएगा? नीलगुंड। इससे हो जाएगा करहड़, करहड़ है ना। इससे हो जाएगा क्या? रागनपुर। क्या हो जाएगा? रागनपुर। और देव से हो जाएगा देवली। क्या हो जाएगा? देवली। चारों शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं कि गुर्जर जाति से संबंधित कौन से शिलालेख है जिसमें गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो नील, कर, राघव, देव, नीलगुंड, करहड़, रागनपुर और देवली, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने जो महत्वपूर्ण शाखा आती हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा फैक्ट है कि इनको गुर्जर प्रतिहार क्यों कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, यहाँ का जो क्षेत्र है गुजरातरा क्षेत्र, वहाँ पे ये जाके रहते थे, तो उस क्षेत्र के कारण इनको गुर्जर कहा गया है। और उधर दक्षिण पश्चिम भारत में है, जो उधर ये अपने रक्षा के रूप में या द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे, तो द्वारपाल या प्रतिहार इनको इन कारण कहा गया, तो इनको गुर्जर प्रतिहार नाम दे दिया गया, ठीक है, आरसी मजूमदार के अनुसार। इसके अलावा आरसी मजूमदार के अनुसार है जो इन गुर्जर प्रतिहारों का काल कौन सा माना जाता है? ध्यान रखना, 6वीं से लेकर 11वीं या 12वीं शताब्दी तक, ठीक है। इसके अलावा इनका समृद्ध काल, कौन सा काल? इनका जो समृद्ध काल माना जाता है वो माना जाता है 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी। कहाँ से कहाँ तक? 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक। ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे तो शुरू में अपने को पढ़ने थे। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो अपने शाखा आती है महत्वपूर्ण, मंडोर शाखा। कौन सी शाखा? देखो, मंडोर शाखा में जो सर्वप्रथम राजा हुए थे उनके बारे में भी बहुत सी बार पूछ लिया गया, आपको ध्यान रखना। तो मंडोर शाखा की जो सर्वप्रथम राजा हुए हैं वो कौन हुए हैं? रज्जिल। कौन हुए हैं? रज्जिल। मंडोर की शाखा में जो गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभ माना जाता है वो रज्जिल से माना जाता है। वंशावली का प्रारंभ करता कौन है? रज्जिल, ध्यान रखना। दूसरा जो आता है अपने इसमें वो आता है नरभट्ट। कौन आता है? नरभट्ट आता है। नरभट्ट के टाइम पर ही अपना हेनसांग आया था। कौन आया था? हेनसांग आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। हेनसांग ने यहाँ के बीन माल है, इसको क्या कहा? पिल्लो मोल्लो। क्या कहा? पिल्लो मोल्लो कहा था बीन माल को, ठीक है, बीन माल जालोर को। फिर इसी हेनसांग ने इन नरभट्ट को भी उपाधि दी पिल्लापल्ली। क्या उपाधि दी? नरभट्ट को उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? पिल्लापल्ली, है ना, शासी कार्य करने वाला, पिल्लापल्ली उपाधि दी थी। हाँ, इसके अलावा इन्होंने इसने हेनसांग ने ना, इसने बीन माल को तो क्या कहा? पिल्लो मोल्लो। नरभट्ट को उपाधि क्या दी? पिल्लापल्ली, है ना। एक और क्या बात बताई इसने? गुर्जर प्रदेश को कुचेलो कहा। क्या कहा? कुचेलो, ध्यान रखना। ये 3 शब्द है जो आपको ध्यान रखने हैं हेनसांग से संबंधित, ठीक है। एक तो क्या ध्यान रखना? पिल्लो मोल्लो, पिल्लापल्ली, एक कुचेलो। क्या कहा? कुचेलो कहा, ठीक है। फिर आता है अपने नरभट्ट के बाद में सिल्लुक। कौन आता है? सिल्लुक क्या करता है? किनको पराजित कर देता है? देवराज भाटी को। किसको पराजित? देवराज भाटी को पराजित करके
देवराज भाटी को पराजित करके यहाँ का जो क्षेत्र है वलमंडल, कौन सा, वलमंडल मोदरवा भी लिखा हो सकता है, इसको अधिकार कर लेता है ना। इसके बाद में आता है अपने कौन, चौथा नंबर पे कक, कौन आता है, कक। कक के टाइम पर क्या होता है, किन के सामंत थे, वत्सराज के। कक है जो वत्सराज के दो रानियां थी है ना, कक की के भी थी, एक तो पद्मिनी, कौन थी, और एक दुर्लभ देवी, एक थी दुर्लभ देवी। सब बात बहुत अच्छा और ध्यान से पढ़ा आपने, है ना, बराबर रेस्पॉन्स दे रहे हो, इसका मतलब अच्छे से पढ़ा। इसके जो पुत्र हुआ वो हुआ बाहुक, कौन हुआ, बाहुक। बाहुक ने जो लिखा वो क्या लिखा, मंडोर प्रशस्ति। अपन ने शुरू में चर्चा की थी ना, वो मंडोर प्रशस्ति ना, ये है अपने मंडोर प्रशस्ति 837 ईस्वी के टाइम की, ठीक है। फिर इधर दुर्लभ देवी के पुत्र हुआ कौन, कक्कुक, है ना, कक्कुक। कक्कुक लगवाता अपने गटियाला शिलालेख, कौन सा शिलालेख लगाता है, गटियाला शिलालेख लगाता है 861 ईस्वी में। कब लगवाता है, गटियाला शिलालेख कहाँ पर है भाई, ये भी ध्यान रखना आपको, जोधपुर में। ये शिलालेख भी आपको याद रखने हैं, बहुत सी बार सिलेबस में आपकी दी हुई है ना। गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है, जोधपुर में है, और किसने लगवाया, कक्कुक ने। इसके अलावा थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूँ आपको। गटियाला शिलालेख 5 भागों में विभाजित है, कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित है। पहला जो भाग है वो कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में, और बाकी के जो 4 भाग है वो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में। इस गटियाला शिलालेख की जो रचना है वो किसने की थी, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। किसने की, मगध ब्राह्मण, मात्र रवि, वेरी गुड। किसने की थी, मगध ब्राह्मण मातृ रवि, किसने की थी, मगध ब्राह्मण मातृ रवि ने इसकी रचना की थी। और इसका जो उत्कीर्ण करता है, उत्कीर्ण करता है कृष्णेश्वर, कौन है इसका, कृष्णेश्वर स्वर्णकाल, ठीक है। नॉर्मली ध्यान रखना, राइटिंग पे नहीं जाए, आपको सिर्फ रिवीजन की क्लास के रूप में चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक का ध्यान रखना। ये अपने मंडोर शाखा, सबसे पहले मंडोर शाखा में कौन आया, रज्जिल, ठीक है। रज्जिल से वंशावली का प्रारंभ माना जाता है। फिर कौन आया, नरभट्ट, नरभट्ट के टाइम पर कौन आया, हेनसांग। हेनसांग कब आया, नरभट्ट के टाइम पर 634 में आया था, ठीक है, 634 में। नरभट्ट के टाइम पर ध्यान रखना। इसका पुत्र था नागभट्टपष्ट, ये भी ध्यान रखना आपको। नरभट्ट का पुत्र कौन था, नागभट्ट, उसको हम आगे बढ़ेंगे अपने जालोर शाखा में, ठीक है। फिर इसको पिल्लापल्ली, पिल्लो मोलो हेनसांग ने, और गुजर प्रदेश को कुचेलो। फिर आता अपने के कौन, सिल्लुक। सिल्लुक का नॉर्मली ध्यान रखना, वलमंडल पर अधिकार कर लिया था, राजधानी बना लिया था नॉर्मली, ठीक है। फिर आता कक। कक से संबंधित नॉर्मली ध्यान रखना, वत्सराज का संबंध था। इनके पुत्र हुए 2, एक तो हुआ इनके कौन, बाहुक, एक हुआ कक। दोनों रानियां के 2 पुत्र हुआ, एक ने मंडोर प्रशस्ति लगवाई, एक ने गटियाला शिलालेख लगवाया। नॉर्मली सन देख लेना 837 861, बाकी तो नॉर्मली रचना देख लेना। मातृ रवि और उत्कीर्ण करता कृष्णेश्वर, कौन है, कृष्णेश्वर, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। एक नोट में चीज लिख लेना ना, नोट। कब, 1395 ईस्वी में आपने उधर मंडो उधर पढ़ा होगा, मेवाड़ में। इंद शाखा के प्रतिहारों ने है जो ये मंडोर है, जो किसको दहेज में दे दिया था, राव चूड़ा। किसको दे दिया था, चूड़ा है, चूड़ा जो भी है उसको दहेज में दे दिया था, क्या, मंडोर, ठीक है। ये अपने मंडोर शाखा कंप्लीट हुई है। अब चलते हैं हम अपनी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, वो है कौन सी, जालोर, उज्जैन, लगभग 1 घंटे की क्लास है। इसमें आपका कंप्लीट गुजर प्रतिहार हो जाएगा, और इनसे बार सवाल जानने की संभावना न के बराबर है, ठीक है। आप देख लेना उठा के, लगभग सारे सवाल यहीं से बने हुए हैं, ठीक है। और अगर सवाल बाहर जाता है तो वो आपके लिए ही नहीं जाएगा, सभी बच्चों के लिए जाएगा, ये भी आपको सदैव दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ आता है अपना, हमने उधर चर्चा की थी, नरभट्ट का जो पुत्र है सबसे पहले कौन आता है,
नागभट्ट प्रथम, ठीक है। किसका पुत्र था? मंडोर शाखा के नरभट्ट का पुत्र था ना, नरभट्ट का पुत्र था। नॉर्मली ध्यान रख लेना। इसकी जो उपाधियां हैं वो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखनी है आपको। नागभट्ट फर्स्ट की उपाधि क्या है भाई? ये तो इन उन उपनाम है ना, उपाधि ध्यान रखो भाई, है ना। नागावलोक, क्या बोलते हैं इसको? ग्वालियर प्रशस्ति में, ठीक है। एक आता है म्लेच्छों का नाशक, एक और इसकी उपाधि क्या? नारायण, ठीक है। फिर इनके उपनाम क्या ध्यान रखने? उपनाम, उपनाम में ध्यान रखना राम का प्रतीक, और उपनाम ऐसे सुन लो आप, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, यानी मेघनाथ के युद्ध को जो रोक सकता था वो कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। फिर आता है इसमें और अपने इंद्र के दंभ का नाशक। एक और इसकी जो उपाधि है वो नाहड़, क्या है? नाहड़ उपाधि आपको ध्यान में रखनी है। ये नागभट्ट की महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं इनके समकालीन शासक। किस पे चलते हैं? समकालीन, महत्वपूर्ण है, भी ध्यान रखना। समकालीन शासक, ठीक है। समकालीन शासकों में अपने जो उधर कश्मीर में है, कश्मीर में कौन आता है? ललितादित्य। कौन आता है? ललितादित्य। दूसरे में आता है अपने राष्ट्रकूट वंश में कौन आता है? दंतीदुर्ग। उधर मेवाड़ में आते हैं अपने बप्पा रावल। फिर आते हैं अपने कन्नौज। कन्नौज में था कौन? यशोवर्मन था, ध्यान रखना। राष्ट्रकूट वंश का और कन्नौज के शासक का दोनों को आपको ध्यान रखना है, समकालीन शासकों से संबंधित डिटेल। हाँ वो तो अब पढ़ेंगे ना, पढ़ते आगे, है ना। सबसे पहले अब नागभट्ट ने क्या किया देखो, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन्होंने सबसे पहले किसको राजधानी बनाया? राजधानी अभी आपको ध्यान रखनी है ना। सर्वप्रथम बताओ, सर्वप्रथम किसको राजधानी बनाया? मेड़ता को। किसको राजधानी बनाया? मेड़ता को राजधानी बनाया। फिर उन्होंने दूसरी राजधानी किसको बनाया? चावड़ा वंश को पराजित करके, है ना। किसको? चावड़ा वंश को पराजित करके इन्होंने किस पर? बीनमाल, है ना। बीनमाल पर, इस क्षेत्र पर अधिकार करके किसको राजधानी बना दिया? बीनमाल जालोर को दूसरी राजधानी बना दिया। किसको बना दिया? बीनमाल जालोर को। फिर इन्होंने क्या किया? तीसरे बार में मालवा क्षेत्र पर अधिकार करके उज्जैन को राजधानी बना दिया। किसको राजधानी बना दिया? उज्जैन। तो इन्होंने 3 राजधानियां बना दी थी, ध्यान रखना। सर्वप्रथम इन्होंने राजधानी मेड़ता को बनाया। फिर उन्होंने चावड़ा वंश को पराजित करके किसको राजधानी बना दिया? बीनमाल को। फिर उन्होंने मालवा पर अधिकार करके उज्जैन को तीसरी राजधानी के रूप में बनाया था, ठीक है। इसके अलावा अपने जो एक साहित्यकार आते हैं, कौन? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के अनुसार है जो इनको जालोर दुर्ग का निर्माता भी माना जाता है। किसको? नागभट्ट को, ना। नागभट्ट फर्स्ट को जालोर दुर्ग का निर्माता भी माना जाता है। फिर इन्होंने क्या किया? ये जो राष्ट्रकूट वंश का था दंती दुर्ग, कौन था? दंती दुर्ग ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था, हिरण्यगर्भ। कौन सा यज्ञ? इस हिरण्यगर्भ यज्ञ का जो आयोजन करवाया था, इस यज्ञ में नागभट्ट की जो भूमिका थी वो भूमिका थी इसकी द्वारपाल की। किसकी भूमिका थी? द्वारपाल की भूमिका थी, ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया, ये जो है मेवाड़ के बप्पा रावल के साथ में मिलके, ये जो बप्पा रावल इनके समकालीन था ना, देखो दोनों चीजें यहीं से याद कर लो ना। मेवाड़ में कौन था इनके समकालीन? बप्पा रावल। तो इन बप्पा रावल के साथ में मिलके इन्होंने जो एक कहाँ का? सिंध का गवर्नर था जुनैद, उसको पराजित किया था। ये महत्वपूर्ण बातें आती हैं किसके बारे में? नागभट्ट फर्स्ट के बारे में। किसके बारे में आती है? नागभट्ट फर्स्ट के बारे में। फिर नागभट्ट फर्स्ट के
हाँ, इनके भतीजे थे, एक तो था कुकुस्त, कौन था? कुकुस्त, एक था देवराज। ठीक है, कुकुस्त और देवराज इनके भतीजे थे। ये कुछ टाइम के लिए शासक बने थे। ठीक है, फिर देवराज का पुत्र आता है, दूसरे नंबर के रूप में पढ़ते हैं हम इसको वत्सराज। वत्सराज का जो टाइम है वो कौन सा है इनका टाइम? ध्यान रखना, ये किसके पुत्र थे? देवराज और भूमिका देवी। किसके पुत्र थे? देवराज और भूमिका देवी के पुत्र थे। वत्सराज की आपको उपाधि ध्यान रखनी है। इनकी जो उपाधि है वो क्या है? इनकी उपाधि रणहस्तिन और जयवराय। रणहस्तिन और जयवराय। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मेरी आवाज़ को स्लो करके भी आप बैठ के नोट्स बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ दो बार, तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे पॉइंट लिख रहा हूँ, इन पॉइंटों को आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उपाधि के बाद में इनके जो महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान है, कौन है? दरबारी विद्वान थे, एक तो था कौन? उद्योतन सूरी। इसकी रचना कूले माला। उद्योतन सूरी की रचना क्या है? कूले माला। फिर दूसरा जो इनका कवि था वो था जिनसेन सूरी। जिनसेन सूरी, इसकी रचना है कौन सी? हरिवंश पुराण। ये इनकी दो रचनाएं हैं। ठीक है, वत्सराज पढ़ रहे हैं हम दूसरे नंबर पे ना। फिर बाद में इन्होंने स्थापत्य कला में भी अपना योगदान दिया था। स्थापत्य कला में देखो इन्होंने एक तो बनाया, कौन सा? महावीर स्वामी का जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर बनाया? जो ये अपने दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ठीक है, दूसरा बनाया इन्होंने सूर्य मंदिर। कौन सा बनवाया? जो कहाँ पर है? ओसिया में है। तीसरा बनाया इन्होंने कौन सा? हरिहर मंदिर बनाया। ये दोनों आपके ओसिया में, कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में है। और ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट सेक्शन में दें। ठीक है, ओसिया को क्या बोलते हैं? अब चलते हैं हम, इनका जो महत्वपूर्ण पक्ष आता है समकालीन शासकों का। अब ध्यान दें आप ना, ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हैं उनके तो दिमाग में रील ही सेट हो जाएगी ऐसे कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखना, वत्सराज के टाइम पर एक संघर्ष स्टार्ट होता है। जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। ये होता है अपने कन्नौज को लेकर। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। यहाँ पर कन्नौज पर पहले किसका शासन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में यहाँ जो वंश आया वो आया आयुध वंश। कौन सा वंश आया? आयुध वंश। और जिस टाइम पर वत्सराज था उस टाइम पर यहाँ का शासक था कौन? इंद्रायुध। इंद्रायुध था। इधर था प्रतिहारों में वत्सराज। कौन था? वत्सराज। गुजर प्रतिहारों में कौन था इधर? वत्सराज। वत्सराज क्या करता है? इस कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। और जैसे ही कन्नौज पर आक्रमण करता है, ये इंद्रायुध यहाँ से भागा भागा जाता है इधर अपने पूर्व में बंगाल है ना। बंगाल में था पाल शासन, पाल वंश। कौन सा वंश था? पाल में था धर्मपाल। कौन सा पाल था? धर्मपाल। इस धर्मपाल के पास में गया है भागा भागा कि मेरे ऊपर इस वत्सराज ने जो आक्रमण कर दिया है, मेरे को खदेड़ दिया है, तो प्लीज हेल्प मी। तो धर्मराज ने लगाया अपनी मूंछों पे ताव और अपने गाड़ी घोड़े लेके सब कहाँ से रवाना हो गए। और एक यहाँ पर स्थान पड़ता है मुंगेर। कौन सा स्थान पड़ता है?
और इधर वत्सराज को भी पता चलता तो ये भी अपनी तैयारियां करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक युद्ध होता है, मुंगेर का युद्ध। इस मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल की पराजय हो जाती है और यहाँ से ये वापस लौट जाता है। ठीक है, फिर इधर और अपने एक वंश चल रहा है दक्षिण में, है ना, ये था अपने राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश है। यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश में शुरू में था ध्रुवपष्ट। कौन था बच्चों? ध्रुवपष्ट। ध्यान रखना, अभी इनको भी मैं अच्छे से ट्रिक से याद करवा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। इधर ध्रुवपष्ट नीचे बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था और देख रहा था आंखें मीच के भाई ऊपर कौन उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जैसे देखा कि वत्सराज जी है, इनके बीच में युद्ध चल रहा है, इन्होंने इधर पता नहीं आक्रमण कर दिया इधर उधर, तो ये यहाँ से गए और वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? जैसे वत्सराज पर आक्रमण कर दिया, वत्सराज को यहाँ से पीछे हटना पड़ा और ये कहाँ पर जाकर जरा शरण लेता है? जालोर जाकर शरण लेता है। कौन? वत्सराज। और ये ध्रुव जी महाराज है जो वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष की स्टार्टिंग थी यहाँ से। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा इसने वत्सराज ने है जो एक बंडी जाति का भी दमन किया था। कौन सी जाति का? बंडी जाति का। ठीक है, फिर आता अपने कौन? नागभट्ट सेकंड आता है। इनका समय माना जाता है कहाँ से कहाँ तक? 795 से नहीं 800 ना, 795। फिर उसका गलत लिख दिया हमने ना, इसका गलत लिख दिया यहाँ पर। इसका 782 से लेकर 795 तक का। ठीक है, अब आता अपने वत्सराज का टाइम अपने 795 से लेकर 833 ईस्वी तक। ठीक है, पीछे थोड़ा करेक्शन कर लेना, जल्दी में गलत लिखने में आ गया। ठीक है, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड के बारे में ध्यान रखना, किसका पुत्र था? नॉर्मली ये तो आपको पता होना चाहिए, वत्सराज और इनकी माँ का नाम क्या था? सुंदरी देवी। वत्सराज और सुंदर देवी के पुत्र थे। कौन? नागभट्ट सेकंड। इसके अलावा ये नागभट्ट सेकंड है जो भगवती देवी के परम भक्त थे। किसके भक्त थे? भगवती देवी के, ना। इनकी जो उपाधि है वो नॉर्मली देख लेना आप, जो बहुत सारे इन वंशों में देखने को मिलती है। महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। ठीक है, ये इनकी उपाधि है और ये उपाधि धारण की थी इन्होंने मुंगेर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, धर्मपाल को पराजित करने के बाद में इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। अब करते हैं इनके समकालीन शासकों की बात। समकालीन शासक वापस लेते हैं हम कन्नौज। कन्नौज पर अब इंद्रायुद्ध के बाद में बैठ जाता चक्रायुद्ध। कौन आ जाता है? चक्रायुद्ध। और इधर वत्सराज के बाद में कौन आ जाता है? नागभट्ट सेकंड आ जाता है। ये नागभट्ट सेकंड भी क्या करता है? कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण। ठीक है, फिर जैसे ये चक्रायुद्ध है जो यहाँ से घबरा कर वापस भाग जाता है किसके पास में? धर्मपाल के पास में, ना, बंगाल के धर्मपाल के पास में। धर्मपाल सोचा कि अब की बार तो जीत के आएंगे, एक बार और प्रयास किया जाए। ठीक है, तो वापस इसने क्या किया? अपनी मूंछों पे ताव दिया और वापस अपना जोर लगाया और वापस ये इसके ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण नागभट्ट पर। और वापस स्थान वही आता है मुंगेर। कौन सा युद्ध होता है? मुंगेर का युद्ध होता है। और इस मुंगेर के युद्ध में वापस धर्मपाल की हार हो जाती है और ये निराश होकर वापस लौट जाते हैं। और इधर फिर अपने ध्रुवपष्ट के बाद में आ जाते हैं कौन? राष्ट्रकूट वंश में गोविंद थर्ड। कौन आ जाते हैं? गोविंद थर्ड। इधर ध्रुव जी महाराज गोविंद का नाम ले रहे थे, गोविंद हरे मुरारी ध्रुव फर्स्ट पहले निकल गए थे, तो इधर गोविंद प्रकट हो जाते हैं। कौन प्रकट होते थे? गोविंद थर्ड आ जाते हैं। और गोविंद थर्ड ने देखा कि वापस ऊपर कोई उछल कूद कर रहे हैं, तो गोविंद थर्ड वापस तैयारी करते हैं और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है बीच में, उनियारा का युद्ध। कौन सा युद्ध? ये उनियारा का युद्ध होता है नागभट्ट सेकंड और गोविंद थर्ड के मध्य में। वापस नागभट्ट
सेकंड को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है ना, यानी ये हार जाता है और यहाँ से पीछे हट जाता है और गोविंद थर्ड क्या करते हैं, इस कन्नौज को लूट के वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये अपना दूसरा संघर्ष यहाँ पर थोड़ा सा और रह गया। फिर बाद में क्या, कुछ समय बाद में गोविंद थर्ड की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद में क्या हो गई, गोविंद थर्ड की मृत्यु हो गई। और गोविंद थर्ड की मृत्यु के बाद में इस कन्नौज को है जो नागभट्ट सेकंड ने स्थायी राजधानी बना दिया। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। कन्नौज को स्थायी राजधानी किसने बनाया था, नागभट्ट सेकंड ने बनाया था। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में चंद्रसूरी है ना, एक चंद्रसूरी है ना, उसकी रचना प्रभावक चरित्र के अनुसार है ना, चंद्रसूरी की रचना प्रभावक चरित्र के अनुसार है, जो 833 में है, जो इन नागभट्ट सेकंड ने कहाँ समाधि ले ली थी, गंगा नदी में समाधि ले ली थी। इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है कौन, रामभद्र। ये था अपने 833 से लेकर 836 तक था। ठीक है, थोड़े समय के लिए रहे थे और इनका जो काल है वो अवधि काल माना जाता है, महत्वपूर्ण। कौन सा काल माना जाता है, अवधि काल। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ ले तो नॉर्मली ध्यान रख लेना। फिर रामभद्र के बाद में आते हैं अपने महत्वपूर्ण शासक कौन, मिहिर भोज। मिहिर भोज या इनको भोज फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ये थे 836 से लेकर 885 तक। तो ध्यान रखना, वत्सराज का समय था 782-83 से लेकर, है ना, और 885 तक, ये 100 वर्षों का संघर्ष है। ध्यान रखना, अभी लास्ट में और चर्चा करेंगे हम। मीर भोज, मीर भोज के जो उपाधि है वो आपको ध्यान रखनी है। उपाधि क्या बोलते हैं इनको, मीर भोज को आदिवरा। क्या बोलते हैं, आदिवरा। तो ग्वालियर प्रशस्ति में, किसमें, ग्वालियर प्रशस्ति। फिर बोलते हैं इनको और क्या, प्रभास पाटन। ये है दौलतपुर में, किसमें है, दौलतपुर के अभिलेख में है। फिर इनका एक और बोलते हैं मालव चक्रवर्ती। ये इनकी 3 महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, आपको ध्यान रखनी है। मीर भोज को बोलते हैं आदिवरा है। क्या बोलते हैं, आदिवरा है। ये है ग्वालियर प्रशस्ति में। प्रभास पाटन इनको बोलते हैं दौलतपुर अभिलेख में। और मालव चक्रवर्ती भी इनको बोलते हैं, मालवा क्षेत्र में इनका राज्य होने के कारण मालव चक्रवर्ती, मीर भोज। ठीक है, अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है वो आता है, इन्होंने चांदी के ध्रुव सिक्के चलाए। तथ्य है ना, कौन से सिक्के चलाए, ध्रुव सिक्के चलाए, जिस पर लिखा हुआ मिलता श्रीमद आदिवरा या श्री मदादिवरा है, जो भी है संधि विच्छेद अलग करके आप देख लेना एक बार। इसके बाद में जो इनका एक और महत्वपूर्ण तथ्य आता है, इनके टाइम पर भी एक यात्री आता है। कौन आता है, अरबी यात्री। ध्यान रखना यात्रियों का भी। वो चीनी यात्री हेनसांग था, जो किसके टाइम पर आया था, नरभट्ट के टाइम पर। यह था अरबी यात्री सुलेमान। सुलेमान आया यहाँ पर और इसने है जो इन मीर भोज के राज्य की प्रशंसा की। इसके अलावा इन्होंने मीर भोज को क्या कहा, इन्होंने वरुआ। ध्यान रखना, वरुआ। सुलेमान ने मीर भोज को क्या कहा था, वरुआ कहा था। वरुआ का मतलब होता है इस्लाम या अरबियों का कट्टर या कट्टर हिंदू शासक, दोनों में से नॉर्मली है इसका अर्थ होता है। ठीक है, देख लेना जो भी है। इसके अलावा इन्होंने इनकी सेनाओं की भी प्रशंसा की है। ठीक है, प्रतिहारों की तो कौन सी सेना, अश्व सेना। इसके अलावा पाल वंश की कौन सी सेना, हस्ती सेना। और एक और है क्या अपना, कौन सा, राष्ट्रकूट वंश की पैदल सेना। कौन सी सेना, पैदल सेना। इन 3 सेनाओं की भी इन्होंने प्रशंसा की है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मीर भोज या भोज फर्स्ट, इनके नाम ध्यान रखने, उपनाम आदिवरा है, और बोलते हैं इनको प्रभास पाटन, और बोलते हैं इनको
मालवा का चक्रवर्ती, चांदी के ध्रुव सिक्के चलाए। और इनके टाइम पर कौन सा यात्री आया था? अरबी यात्री सुलेमान। कौन आया? 851 में। कब आया? 851 ईस्वी में आया था, ध्यान रखना, अरबी यात्री सुलेमान। 3 यात्रियों की एक बार लास्ट में वापस चर्चा कर लेंगे हम। देखो चलते हैं, अब इनके समकालीन शासक देख लो एक बार ना। हाँ, ये जो है ना मीर भोज, इन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? रामभद्र की हत्या करती, तो इनको प्रतिहारों का पितृहंता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पितृहंता, पितृहंता, प्रतिहारों का। ठीक है, नोट में लिख लेना आप। इसके बाद में इनके जो समकालीन शासक हैं, देखो वापस हम यहाँ पर लेते हैं कन्नौज। किसको लेते हैं? देखो कन्नौज पर इनकी स्थायी राजधानी थी किनकी? प्रतिहारों की, क्योंकि स्थायी राजधानी किसने बना दिया था? नागभट्ट ने, सेकंड ने, है ना। और अब यहाँ पर कौन है अपना? मीर भोज। कौन है? मीर भोज, है ना ये। और इधर राष्ट्रकूट वंश में भी चेंज हो जाते हैं, फिर यहाँ आ जाता है अपने कृष्ण सेकंड। कौन आ जाता है? कृष्ण सेकंड आ जाता है। इधर पाल वंश में आ जाते हैं, एक तो आ जाता है अपने देवपाल, फिर आता है विग्रहपाल, फिर आता है नारायणपाल। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ी सी रामलीला अब तो लगभग खत्म हो गई। इनका संघर्ष भोज प्रथम था, इधर कन्नौज इनके अधीन ही था, इनकी राजधानी थी। पाल वंश, देवपाल, पाल वंश में आता है देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। भोज पृष्ठ के साथ में भी इनका संघर्ष हुआ था। देवपाल और नारायणपाल को भोज ने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण जो सेकंड था राष्ट्रकूट वंश में, इन भोज प्रथम ने है जो इस कृष्ण सेकंड को पराजित किया था। और ऐसा प्रतिहारों के साथ में पहली बार हुआ कि इन्होंने राष्ट्रकूट वंश को पराजित किया। किसको पराजित किया? राष्ट्रकूट वंश को। और 100 वर्षों के संघर्ष में, 100 वर्षों के संघर्ष में अंतिम सफलता, है ना, अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की किनकी होती है? अंतिम सफलता या अंतिम जो विजय है वो किनकी होती हैं? गुर्जर प्रतिहारों की होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक बार वापस देखो त्रिपक्षीय संघर्ष, मैं आपको फास्ट बता देता हूँ ना। देखो कन्नौज, ठीक है, चलो एक ही जगह में बता देता हूँ सारी, है ना। रामलीला याद करवा दूँ कन्नौज को लेकर। कौन सा वंश था? आयुध वंश। ठीक है, आयुध वंश में देखो पहले था इंद्रायुध, फिर था यहाँ पर चक्रायुध, और इधर आया सबसे पहले वत्सराज। इसके टाइम पर संघर्ष प्रारंभ हुआ ना। वत्सराज के बाद में नागभट्ट, नागभट्ट सेकंड, और तीसरा जो आया वो आया मीर भोज। ठीक है, ये तो थे अपना कौन सा वंश? प्रतिहार वंश में। ठीक है, शासन बदले मतलब 1 2 3। इधर अपने आता राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में पहले था ध्रुव पष्ट, ध्रुव पष्ट के बाद में आया गोविंद थर्ड, गोविंद थर्ड के बाद में आया कृष्ण सेकंड। ठीक है, यह आता अपना राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश आता है? इधर आता है अपना पाल वंश। कौन सा वंश आता है? देखो आप इस चार्ट से एक बार में पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। पाल वंश में आता है आपका धर्मपाल। धर्मपाल मतलब स्क्वायर, दो, जब तक इनके 2-2 वंश रहते तब तक धर्मपाल ही रहता है। ठीक है, दूसरी बार के युद्ध तक। फिर आता है अपना तीसरे जो संघर्ष में आता है इनके मीर भोज के साथ में, वो आता है अपना कौन? एक तो देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। अब देखो समझो, ये अपना कन्नौज को लेकर प्रतिहारों को मन में है जो इनको जीतने की इच्छा हुई, और सबसे पहले वत्सराज है जो कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। ये इंद्रायुध भागा भागा किसके पास में जाता है? धर्मपाल के पास में जाता है। धर्मपाल वापस आक्रमण कर देता है किस पे? वत्सराज पे। और ये है मुंगेर स्थान। कौन सा स्थान? ये स्थान भी फिक्स है, मुंगेर के स्थान पर जाता है। और पाल वंश का धर्मपाल पराजित होकर क्या आ जाता है? वापस आ जाता है। और इधर बैठा हुआ ध्रुव पष्ट मंत्र पढ़ रहा था। ध्रुव जी महाराज आपने सुना होगा पहले कथा।
इन्होंने नाम रट रखा ओम नमो भगवत वासुदेवाय, तो गोविंद जी बाद में प्रकट हुए, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, यहाँ पर बैठे बैठे देख रहे थे कि ऊपर कौन उछल कूद कर रहे हैं, तो वत्सराज पे इन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था और वत्सराज को पीछे हटना पड़ा और जालोर में जाके शरण ली थी। फिर दूसरी बार में कौन आए, नागभट्ट सेकंड आए। नागभट्ट सेकंड ने भी क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और कन्नौज के इस टाइम पे थे चक्रायुद्ध भी गए किसके पास में, धर्मपाल के पास में। धर्मपाल ने वापस आक्रमण कर दिया किस पे, नागभट्ट पे। किस पे आक्रमण कर दिया, तो वापस युद्ध हुआ मुंगेर का, वापस धर्मपाल क्या हो गया, पराजित हो गया, दोनों बार पराजित हुआ, बात खत्म, ठीक है। फिर तीसरे बार में आता अपने कौन, मिहिर भोज। कौन आते हैं, मिहिर भोज ने क्या किया फिर इनके टाइम में तो ये नागभट्ट सेकंड की ये राजधानी परमानेंट हो गई थी यहाँ से, जिनका शासन था ही था। इसके अलावा इनके साथ में थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ देवपाल और नारायण पाल के साथ में मिहिर भोज का। इधर गोविंद थर्ड को जो पहली बार पराजित किया किन्होंने, मिहिर भोज ने। और अंतिम सफलता किनकी हुई, गुर्जर प्रतिहारों की। ये था त्रिपक्षीय संघर्ष, प्रतिहारों के मध्य में, राष्ट्रकूट वंश के मध्य में और पाल वंश के मध्य में, ठीक है। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट के रूप से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप एक बार अच्छे से देख लें। मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो थोड़ी स्लो कर लें, ठीक है। अब इसके बाद में है मिहिर भोज की जो सर्वप्रथम जानकारी है ना, ये भी थोड़ी सी देख लो। ये मिलती है कहाँ से, और सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। कौन से प्रशस्ति से, ग्वालियर प्रशस्ति से इनकी सर्वाधिक जानकारी मिलती है। और सर्वप्रथम जानकारी मिलती है इनकी कहाँ से, वरा अभिलेख से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कलहण था, ये कौन था, इनकी रचना थी राज तरंगिणी। कौन सी रचना थी, राज तरंगिणी में इन्होंने कहा था कि इन मिहिर भोज का जो शासन है वो कश्मीर तक था। कहाँ तक था, कश्मीर तक, क्योंकि ये कलहण भी कहाँ के थे, कश्मीर के थे। तो इन्होंने कहा था कि इनका जो शासन है वो कहाँ तक था, कश्मीर तक था, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा स्कंद पुराण के अनुसार, किसके अनुसार, तीर्थ यात्रा करने के लिए अपना संपूर्ण राजपाट छोड़कर किसको शासक बना गए थे, महेंद्रपाल फर्स्ट को, ठीक है। इसको शासक बना के यात्रा पर चले गए थे। अब आते हैं अपने महेंद्रपाल। कौन आते हैं, अब तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी डिटेल और है, ठीक है। अब तो सिर्फ शॉर्ट में पढ़ लो। देखो महेंद्रपाल किसके पुत्र थे, हमने पढ़ लिया पीछे, मिहिर भोज और चंद्रहारी का। किसके पुत्र थे, मिहिर भोज है चंद्रहारिका देवी के पुत्र थे। इनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ध्यान रखना, इनके जो दरबारी थे, दरबारी व गुरु दोनों ही पूछे हुए क्वेश्चन है, वो था राजशेखर। कौन था, दरबारी विद्वान व गुरु कौन था, राजशेखर। कौन था, राजशेखर, ठीक है। राजशेखर की रचनाएं देख लो एक बार, है ना। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक तो कर्पूर मंजरी, कौन सी है, ये जो कर्पूर मंजरी है इनकी रानी थी, कर्पूर मंजरी इनकी रानी अवंती देवी के कहने पर है। ये कौन सी भाषा में लिखी, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखी कर्पूर मंजरी, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो देख लो। एक तो प्रचंड पांडव, कौन सी है, बाल रामायण, बाल महाभारत। इसके अलावा इनकी जो और रचना देखने को मिलती है वो प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा और है विद्वसाल भंजिका। ये भी महत्वपूर्ण है ना, विद्वसाल भंजिका, विदुसाल भंजिका। इस विदुसाल भंजिका में है जो महेंद्रपाल की उपाधियां दी हुई है। क्या दी हुई इसमें, महेंद्रपाल की उपाधियां हैं। इनकी उपाधियों में जो महत्वपूर्ण उपाधियां आती है वो आती है निर्भय राज। क्या आती है एकदम, निर्भय राज या निर्भय नरेश, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो और उपाधि आती है वो आती है रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, या इसको बोलते हैं चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल ग्रामणी,
ध्यान रखना। तिलकर, चूड़ियार, ग्रामणी ये सब आ जाओ तो कौन बताना था ना? महेंद्रपाल फर्स्ट ने बताना, ठीक है। इसके अलावा इनको महाराजा धीराज परम भट्टारक परमेश्वर भी बोलते हैं। महाराजा धीराज वाली उपाधि बहुत सारी शासकों की है, कॉमन है, तो पूछे जाने की संभावना कम है, ठीक है। इसके अलावा जो महेंद्रपाल का जो शासन है वो जो कन्नौज का जो उत्तर भारत का जो शासन है ना, वो मान सांस्कृतिक केंद्र था। कन्नौज क्या था? किसके टाइम पर? महेंद्रपाल के टाइम पर। नॉर्मली पूछ ले तो बता देना आप, ठीक है। फिर महेंद्रपाल के जो पुत्र हुए हैं, एक तो हुआ भोज सेकंड और एक हुआ महीपाल फर्स्ट। दोनों के मध्य में संघर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? ये भोज है जो कुछ समय के लिए शासक बनता है, ये बनता है 910 से लेकर 914 तक, लेकिन इनके बारे में कोई इतनी खासकर डिटेल नहीं है। फिर शासक बनते हैं महीपाल। कौन बनते हैं? महीपाल फर्स्ट शासक बनते हैं। और महीपाल के भी गुरु कौन थे? रख दे 5 मिनट ना, अड़े रख दे। गुरु, इनके गुरु भी थे कौन? गुरु या दरबारी? सॉरी, दरबारी कौन था इनका भी? राजशेखर ही था इनका दरबारी। कौन था? राजशेखर, ठीक है। ये है जो चंदेल के राजा हर्ष की सहायता से शासक बना था। किसकी सहायता से? हर्ष की सहायता से ना, हर्ष की सहायता से शासक बन गया था, क्योंकि पहले भोज प्रथम है, ये भोज प्रथम है जो किसकी सहायता से बना था? ये त्रिपुरी एमपी के जो कलचुरी वंश के राजा कोकलदेव, उसकी सहायता से भोज प्रथम शासक बना था। बाद में महीपाल है, इन्होंने वापस संघर्ष किया और राजा हर्ष की सहायता से ये शासक बन गया था, ठीक है। फिर इन्होंने राजशेखर ने जो इनकी उपाधियां दी, क्या दी? कौन कौन सी उपाधियां दी? इनको कहा जाता है रघुकुल मुकुटमणि, ध्यान रखना। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं रखना है। महेंद्रपाल फर्स्ट की जो उपाधियां हैं वो तो रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल ग्रामणी, ये तो आपके महेंद्रपाल फर्स्ट की। और रघुकुल मुकुट, मुकुट किसके लगाना? आपके महीपाल के लगाना है। किसके लगाना? महीपाल के। इसको बोलते हैं रघुकुल मुकुट मणि। और बोलते हैं आर्यवर्त का महाराजा धीराज। क्या बोलते हैं? आर्यवर्त का महाराजा धीराज। आर्यवर्त का महाराजा धीराज भी इनको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के जो इनके समकालीन शासक थे वो थे एक तो कृष्ण थर्ड और इंद्र थर्ड, दोनों ही थर्ड थे ना समकालीन शासक। समकालीन शासक राष्ट्रकूट वंश के, एक तो कौन था? कृष्ण थर्ड, एक था इंद्र थर्ड, दोनों ही थर्ड थर्ड ही थे। नॉर्मली ध्यान रख लेना। अब इस महीपाल के बाद में जो शासक बने, कुछ शासकों की श्रृंखला है, लेकिन उनका इतना कोई ज़्यादा इतिहास में महत्व नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो देखो महेंद्रपाल सेकंड, कौन आते हैं? बोल इसमें से। महेंद्रपाल सेकंड, फिर आते हैं अपने देवपाल, देव के बाद में आता है विनायक जी महाराज। विनायक देवता ने पूछे तो विनायक ने सब पहले पूछना पड़ा है, तो ध्यान रखिए। देव के बाद में विनायक, फिर आएगा जाएगा अपने वापस महीपाल। वापस कौन आ जाएगा? महीपाल सेकंड। महीपाल सेकंड के बाद में फिर आ जाएगा अपने विजयपाल। विजयपाल है ना। विजयपाल के बाद में ध्यान रखना जो आता है वो आता है राज्यपाल। कौन आता है? राज्यपाल। राज्यपाल के टाइम पर क्या होता है थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका जो समय था वो था 1017 से लेकर 1018 तक था। इसके टाइम पर कौन आक्रमण कर देता है? महमूद गजनवी। कौन आ जाता है? महमूद गजनवी आ जाता है, आक्रमण कर देता है, और ये राज्यपाल है जो यहाँ से छोड़कर भाग जाता है। राज्यपाल के बाद में जो शासक आता है वो आता है त्रिलोचनपाल। शाबाश, त्रिलोचनपाल। ये क्योंकि यहाँ से भागे थे, आक्रमण कर दिया तो ये बारी नामक स्थान पे चले गए, ऐसे समझ लो। बारी नामक स्थान को राजधानी किसने बनाया? त्रिलोचनपाल, बारी स्थान को ना। अब इस बारी स्थान पर इन्होंने राजधानी बना दिया, लेकिन वापस पता चल गया किसको? महमूद गजनवी को। तो गजनवी ने पुनः आक्रमण कर दिया।
वापस 1019 ने बारी नामक स्थान पर भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था उसने, वापस बोल दिया आक्रमण, ठीक है। त्रिलोचन पाल यहाँ से भी चले गए थे। फिर इनका जो अंतिम जो आता है अपने 9वां 10वां जो भी नंबर है, अंतिम में यश कर लो, क्या कर लो, यशपाल, ठीक है। यशपाल के टाइम पर क्या होता है, नॉर्मली ध्यान रख लेना, ये जो इस वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। और इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान से एक जो लेख मिला है ना, 1036 ईस्वी का है ना, इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पे एक लेख मिला है 1036 ईस्वी का। उनमें है जो इन गुजर प्रतिहारों की और इन यशपाल के बारे में जानकारी मिलती है, दान यज्ञ वगैरह की जानकारी मिलती है। तो ये अपने गुजर प्रतिहार कंप्लीट था। गुजर प्रतिहारों में आपको ध्यान रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष और तीनों यात्री, एक यात्री रह गया यार अपने, ये रह गया है ना, तो एक बार नोट में लिख लो ना, देखो नोट में, हाँ नोट में तीनों लिख लो वापस, है ना। देखो चीनी यात्री हेनसांग, कौन सा यात्री, चीनी, गलत लिख दिया, चीनी खाने की हो गई चीनी यात्री हेनसांग, है ना। हेनसांग आया था किसके टाइम पर, खुन्ना नरभट्ट के टाइम पर आया था। कौन, चीनी यात्री हेनसांग, बीनमाल को पिल्लो मोलो का, ठीक है, और नरभट्ट को पिल्लापल्ली की उपाधि दी, नॉर्मली ध्यान रखना, ठीक है। और इन गुजर प्रतिहारों को क्या कहा, क्षेत्र को कुचेलो कहा। तीनों चीजें ध्यान रखनी है हेनसांग संबंधित। फिर दूसरा जो यात्री आया वो आया था अरबी यात्री, अरबी यात्री सुलेमान। कौन आया, सुलेमान आया। सुलेमान किसके टाइम पर आया था भाई, ये ध्यान रखना आपको, मीर भोज के टाइम पर, 851 में आया था मीर भोज के टाइम पर। और भोज को इन्होंने वरुआ कहा, क्या कहा, वरुआ कहा, इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर तीसरा जो यात्री आया था वो आया था बगदाद यात्री। कौन सा यात्री आया, किसके टाइम पर आए हैं, महिपाल फर्स्ट के टाइम पर। किसके टाइम पर आया, महिपाल फर्स्ट के टाइम पर आया बगदाद यात्री। और इन्होंने क्या कहा, जो भी आपको ध्यान रखने हैं, इन्होंने महिपाल को या यहाँ का जो राजा है उसको बोरा कहा, क्या कहा उसको, बोरा कहा, है ना। हाँ पुस्तक भी लिख लो इनकी ना, महूजुल जुआब, है ना, ये पुस्तक थी। इन पुस्तक में जानकारी मिलती है भाई महिपाल या राजा को इन्होंने बोरा कहा। और इन गुजर प्रतिहारों को क्या कहा, इनको कहा अलगुजर, क्या कहा दोस्तों, अलगुजर कहा, ठीक है। तो ये तीनों यात्री और त्रिपक्षीय संघर्ष आपको गुजर प्रतिहारों में बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से याद रखना है। धन्यवाद, राधे राधे। क्लास अच्छी लगे तो अपने सब दोस्तों को जरूर बताएं। त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ही शानदार और शॉर्ट तरीके में मैंने पढ़ाया है डायग्राम के माध्यम से, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, राधे राधे।